नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। देश भर में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और यह दिन हिंदी भाषा की अहमियत और उसकी आवश्यकता को याद दिलाता है। सन 1949 में सितंबर के दिन ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था, जिसके बाद से अब तक हर साल यह दिन हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और इस दिन को महत्व के साथ याद करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अंग्रेजों से आजाद होने के बाद ये देशवासियों की स्वाधीनता की एक निशानी भी है। साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो देश के सामने एक राजभाषा के चुनाव को लेकर सबसे बड़ा सवाल था। भारत हमेशा से विविधताओं का देश रहा है। यहां सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। राष्ट्रभाषा के रूप में किस भाषा को चुना जाए, यह अपने आप में बड़ा सवाल था। काफी विचार होने के बाद हिंदी और अंग्रेजी को नए राष्ट्र की भाषा चुन लिया गया। संविधान सभा ने देवनागरी की लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजों के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार भी किया। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया था कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए जाने का ऐलान किया। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी अमित चौरसिया ने साहित्यकार रमेंद्र नाथ मिश्रा से खास बातचीत की है। हिंदुस्तान की मातृभाषा हिंदी दिवस है और आज हम छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ साहित्यकार रमेंद्र नाथ मिश्र जी, जो कवि हैं, साहित्यकार हैं और साथ ही उन्होंने भाजपा शासनकाल में विभिन्न शक्तिपीठ शोधपीठ में अध्यक्षीय कार्यकाल भी रहे हैं। तो ऐसे में हम उनसे बात करते हैं कि आज वर्तमान हिंदी का क्या स्वरूप है, हमारे हिंदुस्तान में हिंदी की जो स्थिति है वो क्यों इतनी अनछुई सी है, नगण्य सी है, क्योंकि अब लोग अंग्रेजी की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में हिंदी कहीं खोती हुई भाषा ना बन जाए। तो हम बात करते हैं रमेंद्र नाथ मिश्र जी से। मैं एक नागरिक के नाते सोचता हूँ कि भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रभाषा, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज का सम्मान करे और आने वाली पीढ़ी को पाश्चात्य अंधानुकरण से वह बचाए। क्योंकि आज आप जैसा कि आपने कहा, वास्तव में आज हिंदी की स्थिति को देख करके हमको कभी कभी बहुत चिंता होती है। हिंदुस्तान में हिंदी की जो स्थिति हो रही है और सही मायने में क्या राष्ट्र किसी को, महात्मा गांधी या सभी लोग कहते थे कि बिना राष्ट्रभाषा के राष्ट्र जो है वो गूंगा इस प्रकार से। तो राष्ट्रभाषा का तो जिसको राजभाषा लोग कहते हैं, तो एक उसका विकास तो अत्यावश्यक है। आप क्या मानते हैं किस तरीके से संस्कार के रूप में बच्चों में हिंदी डाली जाए और हिंदी को एक जो कि हमारे हिंदुस्तान की भाषा है उसे वह सम्मान मिले जिसकी वह हकदार है? वास्तव में हर परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को चाहिए कि वो अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त राष्ट्रभाषा हिंदी के संबंध में बच्चों को जानकारी दे, उनसे बातचीत करे, व्यवहार में करे। होता यह है कि आज अंग्रेजी सिखाते हैं, उनको अंग्रेजी में बात करने की पहल करते हैं छोटे बच्चे से और उनको गौरव महसूस होता है। तो हमको ये है कि जब तक हम बच्चों से लेकर के तरुण युवा तक इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे तब तक ऐसा नहीं कर पाएंगे। और पाठ्यक्रम में भी हमको या राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदी की क्या भूमिका थी, या हिंदी ने देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए क्या किया है, इन सब चीज़ों को लेकर के अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो बड़ा मुश्किल। हम जानना चाहेंगे कि अब जो साहित्यकारों और कवियों में भी अब हिंदी के प्रति उतना रुझान नहीं रहा जो पूर्व में होता था। तो आज यह भी कई कवि सम्मेलनों में हम देखते हैं हिंदी के साथ अंग्रेजी शब्दों का भी उद्बोधन वह करने लगे हैं। तो ये कहाँ तक उचित है? वास्तव में स्वतंत्रता की लड़ाई के समय में हिंदी ने भारत को जोड़ा था और एक राष्ट्रीयता की भावना लोगों के मन में लाई थी। स्वातंत्रोत्तर काल में एक नागरिक के नाते मैं महसूस करता हूँ कि लोगों ने स्वतंत्रता के अर्थ को स्वच्छंदता में ले लिया है, चाहे साहित्य में हो, समाज में हो या नेताओं के बीच में हो, तो उसको हमको दूर करना पड़ेगा। यानी विद्वान ये सोचते हैं कि हम अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे तो सामने वाला श्रोता जो हमको सोचेगा बहुत पढ़ा लिखा विद्वान है, बल्कि हो यह है कि अधिकांशतः यूरोप के कवियों की रचनाओं को अनुवाद करके अपनी भाषा में वो बोल करके अपनी विद्वता की झलक प्रस्तुत करना चाहिए। ये थे डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र, जिन्होंने बताया कि पहले अपनी माता का सम्मान करिए, फिर दूसरे की माता का सम्मान स्वयं हो जाएगा।
और हिंदी हमारी मातृभाषा है। आज हिंदी दिवस है और जिस तरीके से विभिन्न देशों वही राष्ट्रभाषा हिंदी को लेकर आम लोगों का सोचना क्या है, जरा वो भी आपको सुनाते हैं। एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमारे हिंदी भाषा को जो सम्मान मिलना चाहिए, मेरे छोटे दिमाग में मुझे ऐसा लगता है उतना सम्मान नहीं मिल पा रहा है और हमारी कोशिश है कि हम अपने हिंदी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान दें। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हम हिंदू हैं तो हमें हमारी गर्व होती है हमारी हिंदू भाषा में, और हिंदी हमारी सबसे अधिक बोली जाने वाली हिंदी भाषा है। जो आज हमारे 70 दशकों से हमारी जो अंग्रेज़ों ने हमारी बेड़ियों को बांध दिया है अंग्रेजी भाषा की तरफ, हमारा रुझान ज़्यादा आ रहा है, तो हमें हिंदी की तरफ हमारा सुझाव ज़्यादा होना चाहिए और सबसे ज़्यादा हिंदी हमें बोलनी चाहिए, क्योंकि हमें हमारे हिंदू होने पे गर्व होना चाहिए। और अंग्रेज़ी बोलना चाहिए, ऐसा नहीं वो हमारी दूसरी भाषा है, लेकिन हिंदू होने के साथ साथ हमें भारतीय होने के गर्व सहित हमें हिंदी बोलनी चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है जो हमारे पूरे देश में बोली जाती है और सबसे ज़्यादा ये फेमस है, मतलब हमारे देश में हिंदी भाषा जो हर जगह बोलती है। हिंदी हमारी मातृभाषा लोग मान लिए हैं और मानते आ रहे हैं, लेकिन उसकी वास्तविक जो होना चाहिए, मातृभाषा की जो मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, जो गौरव होना चाहिए, वो आज हम जो है पीछे हटते जा रहे हैं। क्योंकि अंग्रेज हमारे देश में शासन करने आए, शासन करने के बाद उन्होंने अंग्रेजी सत्ता के साथ साथ अंग्रेजियों का प्रचलन चालू किया, लोग उनमें हावी हुए और हमारे देश आज़ाद होने के बाद भी आज भी हम भाषा के नाम से अंग्रेजों के गुलाम। और हिंदी दिवस को लेकर के आज कितना हिंदी आगे है और कितना सुधार होने की जरूरत है, कितना हमें अपने व्यक्तित्व के अंदर सुधार लाने की जरूरत है और कैसे उसको बेहतर किया जा सकता है, इन सभी चीजों को हमारे साथ साझा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आप साहित्यकार डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र हमारे साथ कार्यक्रम में हैं, बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। और साहित्यकार डॉक्टर चंपेश्वर गोस्वामी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। एक और खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में है साहित्यकार समीर गोस्वामी, बहुत स्वागत है सर आपका भी कार्यक्रम में। और शुरुआत मैं समीर गोस्वामी जी आपसे ही करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने हिंदी को बदलते दौर में बदलाव के साथ भी देखा है, लेकिन इस प्रतिस्पर्धा की दौर में जब हिंदी और अंग्रेजी दोनों हमारे सामने होती हैं तो चुनना पहले अंग्रेजी को होता है, क्योंकि आज परिपाटी कुछ ऐसी बन चुकी है कि अंग्रेजी मतलब पढ़ा लिखा। ये जो सोच है इसको बदलने के लिए क्या करने की जरूरत है, और सिर्फ एक दिन बना करके अगर हम ये मानकर चले कि हिंदी दिवस को हम आगे बढ़ा रहे हैं तो कितना सही? भाषा के बारे में अपनी विचार जो है बदलना पड़ेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि भाषा एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। हमारी जब से भारत का उद्भव हुआ है, हमारी बात दूसरे तक पहुंच जाए, ये भाषा है। धीरे धीरे फिर इसमें ये आ गया कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बहुत सारी भाषाएं आ गई। तो सबसे पहली चीज है कि भाषा क्या है। तो भाषा हमारी कम्युनिकेशन का एक माध्यम है जो हम बोलते हैं, जुबान से बोलते हैं और कानों तक पहुंचती है। लेकिन अब हो ये रहा है कि हम बहुत ज्यादा किसी भी भाषा के प्रति आकर्षित होते हैं और उसको मानते हैं कि यही भाषा सर्वोपरि है, यही हमारे इंटेलिजेंट होने का माध्यम है या बुद्धिमान होने का एक जरिया है अगर हम ये भाषा बोलते हैं, और विशेष तौर पर ये अंग्रेजी के साथ होता है। लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं। अंग्रेजी का एक्सेप्टेंस इसलिए है कि पूरे विश्व में अंग्रेजी बोली जाती है, तकनीकी भाषा में अंग्रेजी थोड़ा सा आगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी बहुत पीछे है। हिंदी हर तरीके से बहुत उन्नत भाषा है और उस भाषा को हमें सीखना चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं कि अंग्रेजी और हिंदी में हमें अंग्रेजी को चूज करना चाहिए या वो हमारे आगे बढ़ने का माध्यम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत कई लोगों को छोटा सा उदाहरण देता हूँ। क्रिकेट की पिच पर जब आप किसी इंग्लैंड की या दूसरी टीम से भिड़ते हैं और वो इंग्लैंड की टीम अपनी रणनीति डिस्कशन करती है, रणनीति एक दूसरे से बात करती है, तो उनको जो है मजबूरी होती है कि वो अंग्रेजी में बोले और वो अंग्रेजी हमें समझ में आ जाती है। वो अपनी रणनीति नहीं बना पाते पिच पर रह करके, लेकिन हम हिंदी बोल लेते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता है। तो हम जब दो भाषाएं जानते हैं या कई भाषाएं जानते हैं तो हमें वो भाषाएं सुविधाएं प्रदान करती है, हमें लोग बागों से अकेले में अलग तरीके से बात रणनीति बनाने में हमारे लिए वो करती है कि
सहयोग करती है। ये सारी चीजें होने के कारण हमें हिंदी को आगे बढ़ाने की बहुत जरूरत है और सारे बच्चों को और आगे वाली पीढ़ी को ये बताने की जरूरत है कि हिंदी बहुत उन्नत भाषा है। आप भाषा को पढ़िए, भाषा के साहित्य को पढ़िए और उनमें जो कुछ लिखा हुआ है, चाहे वो वेद हो, पुराण हो, कहानी हो, उपन्यास हो, सभी इतने अच्छे हैं कि और लोगों से बहुत बेहतर है और भाषाओं से बहुत बेहतर है। हाँ, ठीक है, यानी कि बेहतर है, लेकिन और भी ज्यादा बेहतर बनाने की अभी जरूरत भी है और इसके लिए कोशिशें हर तरफ से होनी चाहिए। और इन्हीं चीजों को जरा समझ लेता हूं मैं। रमेंद्र नाथ मिश्र हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। सर, मैं आपसे भी समझना चाह रहा हूं कि इस प्रतिस्पर्धा के दौर में हमने देखा है कि हमारे देश को आजादी दिलाने के वक्त पूरे देश के लोगों को एक साथ बांधने में हिंदी का बड़ा सहयोग था, बड़ा महत्व था। लेकिन आज जब हम आगे बढ़ चुके हैं, आजादी के दौर में जी रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदी हमसे पीछे रह गई है, अलग हो गई है? रमेंद्र नाथ जी, ठीक है, शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच रही, लेकिन चंपेश्वर जी, मैं जरा ये सवाल आपसे करना चाह रहा हूं कि जिस भाषा के जरिए हमने आजादी हासिल की, सभी लोगों को एक साथ एकजुट किया गया, आज हम आजादी के दौर में जब हम जी रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस भाषा को धीरे धीरे पीछे छोड़ रहे हैं? वो भाषा जिसने हम सभी को एक साथ एकजुट किया, वो अब हम उससे दूर हो रहे हैं? के ऊपर काम कर रही है, कविता के क्षेत्र में, गीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, और अभी लगातार जिस तरह से हिंदी पुस्तकों का महत्व बढ़ा है, उसको देखते हुए मैं सकारात्मक रूप से कह सकता हूं कि हमारी जो राष्ट्रभाषा हिंदी है वो बहुत प्रगति की ओर आगे बढ़ रही है और निश्चित रूप से संपन्न और समृद्ध हो रही है। हमारी हिंदी भाषा जो है हर क्षेत्र में अपना स्थान बना रही है और इसके लिए मैं मेरे जो वरिष्ठ हैं उनको भी मैं साधुवाद देता हूं। और अभी वर्तमान में इतने सारे हमारे युवा साथी हिंदी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो ये हम सबके लिए सकारात्मक एक संकेत है, संदेश है। मैं स्वयं 5 से 6 किताबें हिंदी में मैंने लिखी है। मेरी कोशिश रहती है कि अच्छे अच्छे विषय आए और मैं अपनी हिंदी भाषा में मैं बहुत अच्छे ढंग से उसको लिख पाऊं। आगे भी 2-3 किताबें मेरी जो है हिंदी भाषा में है। तो मुझे लगता है कि हम हिंदी भाषा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सकारात्मक काम कर रहे हैं और इसको सकारात्मक रूप से लेते हुए मैं अपनी तरफ से आह्वान करता हूं कि हम सब हिंदी के क्षेत्र में मिलकर, जुड़कर काम करें और हमारी मातृभाषा जो हिंदी है उसको और ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हिंदी के समारोह हो रहे हैं सर, ये हमारे लिए और भी बहुत अच्छी बात है। तो राष्ट्रीय नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के क्षेत्र में काफी काम हो रहा है। ठीक है, और आगे भी मैं इसको बहुत ही अच्छे ढंग से लेता हूँ। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हिंदी को लेकर के प्रोत्साहन मिल रहा है वो बड़ा जरूरी है और कई देश ऐसे हैं जो कि हिंदी को अपना भी रहे हैं और हिंदी की तरफ उनका रुझान भी देखने को मिल रहा है। लेकिन समीर गोस्वामी जी, मैं जरा आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद की कहानियां और उनको अगर हिंदी में अनुवादित किया, आप जुड़े हैं तो ऐसा ना हो सकता है कि हम आपसे वो पंक्तियां ना सुने हिंदी में? समीर जी। समीर जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? समीर गोस्वामी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, अभी आ रहे हैं। हाँ समीर जी, मैं वही आपसे सवाल करना चाह रहा था कि मुंशी प्रेमचंद को हमने किताबों में पढ़ा है, उनके बारे में सुना है, लेकिन आपने तो उनको हिंदी में अनुवादित किया है, आपने ट्रांसलेट किया है और लोगों तक पहुंच पाए वो सभी चीजें, वो सारी बातें साहित्य के बारे में बड़े आसानी और सरल भाषा में, क्योंकि हिंदी आम बोलचाल की भाषा है तो इसलिए बड़े आसानी के साथ सभी तक पहुंच पाए। ये हम अपने सभी दर्शकों तक भी वो बातें और जो अनुवादित आपने चीजें की गई थी वो जरा हम आपसे भी सुनना चाहते हैं। जी, दरअसल अनुवाद नहीं किया मैंने, अनुवादित उनकी थी प्रेमचंद की, लेकिन मेरा जो काम रहा है वो मैंने प्रेमचंद को पूरा रिकॉर्ड किया। हाँ। उनकी जितनी भी कहानियां हैं और जितने उपन्यास हैं वो सारे मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं। ये
जी। तो उसमें प्रेमचंद की जो कला है, उन्होंने उर्दू में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, दोनों भाषाओं में लिखा है। उन्होंने बहुत अच्छे अनुवाद भी किए हैं। टॉलस्टॉय की कहानियों को हिंदी में लेकर के आए हैं, तो उससे हम लोगों को विश्व साहित्य से परिचित भी कराया है। हाँ। ये प्रेमचंद का योगदान रहा है हिंदी साहित्य में। सबसे बड़ी बात है कि प्रेमचंद को जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि हिंदी क्या है, हिंदी कितनी उन्नत भाषा है। उनकी हर कहानी, हर उपन्यास में आपको एक ही पेज पर 10-10 मुहावरे मिल जाएंगे जो कि आपने कभी सुने नहीं होंगे। ये प्रेमचंद की लेखनी का कमाल है जो उन्होंने हिंदी में लिखी है। और हिंदी की सबसे अच्छी तारीफ की बात यह है, आज प्रेमचंद को लगभग हर भाषा में अनुवादित किया जा रहा है। हाँ। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि प्रेमचंद जैसे उत्कृष्ट साहित्यकार विश्व में शायद ही मिले। ठीक है। लोग बाग ये भी मानते हैं कि अगर हाँ। प्रेमचंद ने अंग्रेजी में लिखा होता तो वो शेक्सपियर से ऊपर होते। हाँ। ये उस लेकिन वक्त हिंदी की को थोड़ी आगे सी बढ़ाने हिंदी की का परेशानी जब मन में रही। सोचा था, जब ठान लिया था, और इसीलिए आज हिंदी जिस ऊंचाई पर है उसका हम जिक्र कर रहे हैं। रमेंद्रनाथ जी, आपको क्या नजर आता है? हम ये देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अगर हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए अगर कोशिशें होती हैं, अगर कोई भी स्टेटमेंट या कोई स्पीच अगर हिंदी में दी जाती है तो उसका अपने आप में महत्व होता है। बाकी देशों तक भी हिंदी का प्रसार होता है, और दुनिया के अलग अलग देश अगर हिंदी को अपनाने की कोशिश करते हैं, हिंदी का अनुसरण करते हैं, तो ये अपने आप में बड़ी चीज है। रमेंद्र जी। रमेंद्रनाथ मिश्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक सर? जी बताइए सर। हाँ बोल। मेरी आवाज पहुंच रही है सर आप तक? हाँ पहुंचे जी। सर, मेरा सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए जो अभी तक प्रयास किए गए हैं, आपको लगता है कि इन प्रयासों के जरिए हम हिंदी को और आगे बढ़ा सकते हैं या कुछ और करने की जरूरत है? हिंदी को सही अर्थों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत में हम तभी आगे बढ़ा सकते हैं जबकि हम उसको व्यवहार में लागू करें। वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत हिंदी ने राष्ट्र को जोड़ने का, एकता को स्थापित करने का काम किया था, और आज़ादी के बाद इन 75 वर्षों में अपेक्षानुकूल एक हम कार्य नहीं कर पाए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हिंदी भाषी राज्य सभी जब तक इसको पत्राचार की भाषा के रूप में या माध्यम के रूप में विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय परीक्षाओं में इसको नहीं लाएंगे तो उस स्थिति में एक प्रकार से इसका विकास जो है रुक जाएगा। बहुत सारे ऐसे आवेदन या प्रपत्र निकलते हैं जो अंग्रेजी में रहते हैं, तो जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हमको सही अर्थों में उसको अपने व्यवहार में लाना होगा। लॉर्ड मैकाले ने तो यही कहा था कि अंग्रेज तो एक दिन भारत छोड़ के चले जाएंगे, पर हम भारतीयों को एक ऐसी विधा देंगे जो सदियों तक हमारे मानसिक रूप से गुलाम रहेंगे। तो वैसी स्थिति में एक मानसिक दास्ता महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने की बात हमको याद आती है। तो ये सब को देखते हुए ठीक है, भाषा का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए, अन्य भाषाओं को उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारी जो मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है, उसका सम्मान करते हुए हमको आगे प्रयास करना होगा। और जन जन के मन में हमको हिंदी के प्रति एक आस्था जागृत करते हुए, और इसके लिए विद्यालय जो है, विश्वविद्यालय जो है, इनको भी अथक रूप से प्रयास करना होगा, तभी आने वाली पीढ़ी जो है इसको आत्मसात करके आगे बढ़ सकती है। ऐसा मेरा एक व्यक्तिगत विचार है। और जैसा कि आपने कहा, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हिंदी का प्रयोग वाजपेयी के लिए अन्य नेताओं ने किया था, या व्यापक स्तर पर सब जगह हो रहा है। बहुत से विश्वविद्यालयों में हिंदी विषय भी है। चेकोस्लोवाकिया से डॉक्टर क्रासा से धारा प्रवाह हिंदी में भाषण देते थे। तो जब बाहर के लोग हिंदी को अपना करके एक अंतर्राष्ट्रीय एकता की भाषा के रूप में देख रहे हैं, तो हमको स्वयं को भी अपने अंतर्गत अंतरात्मा से इस बात को स्वीकारना होगा कि हम अंग्रेजियत के मोह को या अंग्रेजियत के वैचारिक गुलामी को, इनकी भावनाओं को
दूर करते हुए हम हिंदी के विकास के लिए अधिकाधिक भारतीय एक नागरिक के नाते प्रयास करें, तभी हिंदी का विकास जो है बिल्कुल। और एक प्रकार इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला जैसा सवाल कि आपने कहा, हाँ। वास्तव में हिंदी दिवस वर्ष में एक बार मनाकर हाँ। हम अपने कर्तव्य का इसलिए न समझें, हाँ। ये तो बल्कि प्रतिदिन की एक व्यवहारित भाषा होनी चाहिए, और उसके आधार पर हम निश्चित रूप से इसका विकास कर सकते हैं। बहुत सारे साहित्यकार तब भी थे, हैं और रहेंगे, पर आज हम देखते हैं कि साहित्य में जो एक पाश्चात्य अंधानुकरण की प्रवृत्ति जागृत हो रही है, हाँ। उस प्रवृत्ति पर रोक लगाने का एकमात्र माध्यम ही रहेगा। बिल्कुल। और इसीलिए हम हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत भी हैं। समीर सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। समीर जी, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों तक भी आप वो बातें पहुंचाएं, आप जो मुंशी प्रेमचंद की उन कहानियों के अंदर, उपन्यास के अंदर जो जिनका जिक्र किया गया था, बड़ी महत्वपूर्ण, और आपने कहा भी कि अनसुनी किस्से ऐसे कई बताए गए थे, अनसुनी हिंदी के वो छंद, ऐसी बातें, उनका जिक्र आप कर सकते हैं जो आपको अभी याद आ रहे हो और बड़े महत्वपूर्ण हो दर्शकों के लिए भी। समीर जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। ठीक है, लेकिन हम लगातार जो है ये उत्सव बोली का, जो उल्लास भाषा का और मान हिंदी का जो बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसका जरा जिक्र भी है। समीर जी से एक बार फिर से संपर्क हो गया। समीर जी जी, तो दरअसल मैं बात कर रहा था कि मुंशी प्रेमचंद जी की, उनके साथ उन्होंने जो लिखा है कहानियों में, उनके कुछ मैं बताऊं दृष्टांत। वो प्रगतिशील रहे हैं, उसी विचारधारा के थे। अब उन्होंने जो लिखा कहानियों में, एक कहानी का मैं दृष्टांत बताता हूं कि उन्होंने कितनी बारीकी से और कितनी बड़ी बात कह दी। बालक करके एक कहानी है, उसमें एक व्यक्ति रहता है, उसका नौकर रहता है। उस नौकर को किसी वैश्या से प्रेम हो जाता है, और वो मालिक समझाता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसके चक्कर में नहीं पड़ो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। लेकिन वो उस वैश्या के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ दिनों बाद पता चलता है वो वैश्या छोड़ करके चली गई। इस मालिक को बड़ी खुशी होती है, अंदर से बड़ी खुशी होती है कि वो छोड़ के चली गई, मैंने इससे कहा था। लेकिन ये नौकर उसको ढूंढने के लिए जाता है, और जब लौट करके आता है तो उसके हाथ गोद में एक बच्चा होता है। मालिक पूछता है ये बच्चा किसका है? तो वो बोलता साहब मेरा है। तो बोले तुम्हारा अफेयर कब शुरू हुआ था? बोले 3 महीने पहले। और बोले ये बच्चा कब पैदा हुआ? बोले अभी। तो बोले और तुम्हारी शादी को तो अभी अफेयर को ही 3 महीने हुए हैं। तो वो बड़ी छोटी सी बात कह देता है कि जी साहब, भले अफेयर को छोटे हुए हैं, उस औरत से मैंने शादी की है। और जब कोई व्यक्ति कोई खेत खरीदता है तो उसकी फसल उजाड़ नहीं देता, वो फसल भी उसी खेत खरीदने वाली की होती है। आप सोचिए कि इसमें कितनी गहराई है, कितनी प्रगतिशीलता है कि उसने उस बच्चे को अपना नाम दिया। ऐसी एक और कहानी मुझे याद आती है। उनकी बहुत सी कहानियां हैं जो लोग बागों की जानकारी में मैं ऐसी कहानी लेकर के आ रहा हूं जो कि मुझे लगता है कि शायद लोगों को सुनना चाहिए। उनमें से एक कहानी है कलुषित आत्मा। राजा रहता है, एक राजा क्या करता है कि बहुत अय्याश टाइप का राजा रहता है। उसकी जनता बहुत परेशान रहती है इन चीजों को लेकर के कि बारिश नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा वहां पर सूखा पड़ा हुआ है। कोई आकर के उनसे कहता है कि अगर राजा इसके लिए प्रार्थना करेगा तो वो बारिश जरूर होगी। वो राजा के पास सारी प्रजा जाती है। राजा कहता है कि मेरे जैसा आदमी जो दिन रात अय्याशी में डूबा रहता हो, मेरी क्या प्रार्थना चलेगी? सब लोग उससे आग्रह करते हैं। आखिरकार राजा जो है जाता है वहां पर, लेकिन वो अपना मुंह काला करके जाता है। बोलता है मैं वैसे भी काला हूं, मुंह काला। धूप में खड़ा होता है और मतलब ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ये अगर अब धुलेगा तो बारिश से धुलेगा, नहीं तो नहीं धुलेगा। बिल्कुल, इन कहानियों का सार है और इन कहानियों का बहुत महत्व भी है जाहिर तौर पर। सर, आप ये समय थोड़ा सा हमें बांध रहा है, हम आगे ज्यादा नहीं बढ़ सकते हैं, इजाजत नहीं देता समय आगे ज्यादा बढ़ने के लिए। लेकिन बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हम तक दिया है। आपने
इंडिया न्यूज के साथ जुड़े और आप इस मंच के साथ आकर के आपने बातें साझा की हैं। लेकिन इस हिंदी दिवस को लेकर के टीचिंग पैटर्न के दौरान हमें कुछ चीजें बदलने की जरूरत है, ताकि जो धरोहर हमने आज तक संजोई है वो हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को भी उसी दौरान दे पाए। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।